स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। पहलगाम, रियासी, पंपोर, भारत पर जितने भी हमले हुए उन सभी में एक नाम निकलकर सामने आता है TRF और उसके चीफ शेख सज्जाद गुल का। वही शेख सज्जाद गुल जिसे हाफिज सईद 2.0 कहा जाता है, जिसे मसूद अजहर पार्ट 2 कहा जाता है। लेकिन आखिर ये शेख सज्जाद गुल कौन है और आखिर अब तक कहाँ पे था? अचानक कैसे सामने निकल कर आया? कैसे बेंगलोर से MBA किया हुआ एक कश्मीरी लड़का पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ISI, लश्कर तैयबा के लिए उनका सबसे बड़ा एक खूंखार आतंकी ऑपरेटर बन जाता है? ये आज आपको बताने वाले हैं। कैसे 2 बार भारत में उसे पकड़ा भी गया, लेकिन फिर आखिर कैसे वो निकल जाता है यहाँ से बाहर, ये भी आपको पता चलेगा। और आखिर भारत का उसे दुश्मन नंबर 1 क्यों कहा जाता है, तो ये डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग जानकारियाँ यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिलेंगी। शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में, अपने सारे ग्रुप्स में, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो करीब साल 1974 की बात है। 10 अक्टूबर का दिन था जब कश्मीर में, श्रीनगर में, शाह मोहल्ला नवा बाज़ार एरिया में एक फैमिली रहा करती थी। एक डॉक्टर से उनका परिवार यहाँ पर रहता था। इन्हीं डॉक्टर के घर में, डॉक्टर का जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद शेख, इनके घर में इनके लड़के का जन्म होता है। नाम रखा गया शेख सज्जाद गुल। अब ये जो परिवार था, ये श्रीनगर में जो रहता था, एक बहुत ही अच्छी बाकायदा एक मिडिल क्लास परिवार, ऐसा परिवार जिसके पास पैसे की ऐसी कोई तंगाई नहीं थी, क्योंकि बाकायदा जो पिता थे वो भी अच्छा कमा रहे थे और परिवार का गुजारा अच्छे से हो रहा था। तो एक एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास परिवार था ये कश्मीर का। इसी वजह से ये जो लड़का हुआ था, इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो पाई। श्रीनगर के नेशनल स्कूल से, करण नगर में जो नेशनल स्कूल है, वहाँ से उसकी स्कूलिंग होती है। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में ये जो शेख सज्जाद गुल था, इसने श्रीनगर के एक नामी लाल चौक पर एक जो श्री प्रताप कॉलेज है, वहाँ से अपनी बैचलर्स की डिग्री की, BSc में डिग्री पूरी अपनी करता है, वहाँ पे एडमिशन लेता है। और करीब 1996 तक आते आते उसने अपनी जो डिग्री थी बैचलर्स की BSc में, वो कंप्लीट भी कर ली थी। खैर, अब हायर स्टडीज़ की बात आई, उसे मास्टर्स करना था। तो मास्टर्स के लिए अब वो श्रीनगर से निकलता है और जाता है साउथ इंडिया। उसने बेंगलोर का रुख किया, बेंगलोर पहुंचा और बेंगलुरु में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट एक है, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये MBA करने के लिए अपना एडमिशन ले लेता है। अब आप सोचिए, एक लड़का जो कि कश्मीर से निकला, उसने अपनी बैचलर्स कर रखी थी, बेंगलोर पहुंचा, वहाँ पे MBA करता है। साल 1999 आया, 2 से 3 साल निकलते हैं और उसके बाद ये जो MBA था शेख सज्जाद गुल का, वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ये सब करने के बाद में इस बीच में उसने 1-2 कोर्स भी किए थे, लेकिन फिर इसके बाद उसका मन हुआ कि वो एक थोड़ी अलग फील्ड में जाएगा। ये क्यों हुआ था, अब ये जब वो पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन खैर, MBA करने के बाद बताते हैं कि सज्जाद गुल केरला गया और केरला जाके उसने यहाँ पे एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स किया। एक अलग ही कोर्स इसने अपनी जो भी पढ़ाई की थी उससे थोड़ा सा अलग ये जो कोर्स था वो किया। एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स करता है और उसके बाद में वापस कश्मीर लौटता है। कश्मीर आया और यहाँ पे उसने पारमपोरा इलाके में, HMT इलाके में, यहाँ पे इस इलाके के आसपास अपनी एक पैथोलॉजी खोली, एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे वो एक बिल्कुल ही अलग, क्योंकि उसकी ने जो अभी तक पढ़ाई की थी उससे टोटली अलग ये फील्ड थी उसकी, एक तरह से अगर देखा जाए MBA के बाद में। तो यहाँ पे ये अपना काम करना शुरू करता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ जो हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो बताती हैं कि यही वो ये टाइम पीरियड था जब इसी दौरान में, इसी इलाके में शेख सज्जाद गुल जो था वो तहरीक उल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के लोगों के, मिलिटेंट्स के संपर्क में आता है। और इसी लेबोरेटरी से उसने यहाँ से अब इन लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया था कश्मीर में। यानी कि आप ये पॉइंट देखिए कि एक पढ़ा लिखा, एक MBA किया हुआ, BSc की डिग्री किया हुआ लड़का कश्मीर से बेंगलोर गया, पूरी पढ़ाई करने के बाद वापस कश्मीर लौटता है और उसके बाद में यहाँ पे आके लेबोरेटरी की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियाँ करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से महज 2 साल निकले। राजधानी दिल्ली में दरअसल हुआ क्या, 9 मई 2002 का दिन था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से, खुफिया विभाग से एक जानकारी मिली थी, इंटेल मिली थी। इंटेल ये थी कि राजधानी को अटैक किया जाने वाला है, यहाँ पे कई सारे आतंकवादी हैं जो कि आ सकते हैं। और ये इस दिन पे 9 मई 2002 का जो दिन था, इंटेल ये थी कि इस समय, इस दिन पे ये लोग आएंगे, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इनकी ट्रेन आएगी और इसके बाद में यहाँ आपको इन्हें पकड़ना है, क्योंकि ये जो इनकी प्लानिंग है पूरी दिल्ली को दहलाने की है। यहाँ पे स्पेशल सेल की एक बाकायदा टीम जो थी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है इस दिन। शाम को पंजाब मेल जो कि मुंबई से दिल्ली पहुँच रही थी, इस ट्रेन का ये
एजेंसी की टीम जो थी वो इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे स्पेशल सेल की। यात्री उतरना शुरू करते हैं और इसी बीच में 3 ऐसे लड़के उतरते हैं जिनको अचानक जैसे ही स्पेशल सेल की टीम ने देखा तो उन्हें उन पर अटैक किया जाता है, उन्हें धर दबोचा जाता है। इन तीनों को पकड़ के अपने साथ स्पेशल सेल की टीम ले जाती है। पता चला ये 3 कोई मामूली लड़के नहीं, ये लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी थे, कश्मीरी थे। इन तीनों को पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ हुई तो इनके नाम सामने आए, महराजुद्दीन, फिरोज़ और सज्जाद। वही सज्जाद जो कि 3 साल पहले, ऑलमोस्ट इस समय से 2 साल पहले 1999 में इसने अपनी लेबोरेटरी खोली थी और लश्कर ए तैयबा के संपर्क में आया था। वही सज्जाद जिसने MBA का कोर्स किया था, MBA की डिग्री की थी बेंगलोर से। तो ये वही शेख सज्जाद गुल था जो कि पहली दफ़ा यहाँ पे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा था। खैर पकड़ में आता है, इससे इंटरोगेशन की जाती है। इंटरोगेशन में पता चला कि भाई इस समय हुमायूं मकबरे के पास दिल्ली के अंदर ही एक मारुति कार खड़ी है, उसमें इनके बाकी साथी हैं। जैसे ही ये सूचना मिलती है इन आतंकवादियों से, सज्जाद गुल से, तो इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम एक पहुंचती है हुमायूं के मकबरे के पास और वहाँ पे बाकायदा एक मारुति कार खड़ी हुई थी। उसमें 2 आतंकवादी थे, अबू बिलाल और अबू ज़ैबुल्ला। इन दोनों के साथ में जैसे ही इन्हें देखा जाता है, गन फाइट होती है, दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और इन दोनों को स्पेशल सेल न्यूट्रलाइज कर देती है, मार देती है, ख़त्म कर देती है। ये दोनों ही पाकिस्तानी मिलिटेंट थे, आतंकवादी थे, यहाँ पे आए हुए थे। ये सारी चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों के बीच में दरमियान में स्पेशल सेल की टीम को ये पता था कि ये जो आतंकी अभी जो मारे हैं दोनों, इनसे ही इन तीनों को मिलना था और उसके बाद ये कुछ बड़ा प्लान करते दिल्ली में। खैर यहाँ पे जो रिकवरी की गई थी सज्जाद गुल के पास से, उस समय बताई जाती है 5 किलोग्राम RDX मिला था इन तीनों से। जब ये पंजाब मेल से उतरे हैं उस दौरान में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इनके पास से 5 किलोग्राम RDX, एक AK-47 राइफ़ल, 2 पिस्टल, डेटोनेटर, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स और 2 लाख रुपए कैश में बरामद किया जाता है। अब ये सब चीज़ें हुई, प्रक्रिया आगे चली। शेख सज्जाद गुल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में उस समय पर कई सारे लश्कर के और भी जो आतंकी थे, ऑपरेटिव थे, वो भी पहले से कैद थे, मौजूद थे। इन सभी से जाके यहाँ पे अब सज्जाद गुल का तिहाड़ जेल में मिलना होता है। खैर यहाँ से करीबन 3 साल बीते, 2005 आया। 2005 में सज्जाद गुल को दिल्ली से तिहाड़ जेल से ट्रांसफ़र किया जाता है और ये भेज दिया जाता है श्रीनगर। अब ये श्रीनगर की जेल में गया, वहाँ 1 साल रहा। साल 2006 आता है और ये बहुत ही सवाल खड़े करने वाला एक मुद्दा है कि आखिर क्या था इस केस के अंदर, क्यों आखिर ऐसा किया गया कि 2006 में श्रीनगर सेंट्रल जेल से शेख सज्जाद गुल को रिहा कर दिया जाता है, वहाँ से उसको बेल दे दी जाती है। अब सज्जाद गुल ये जो जेल में रहा था, रिहा तो हो चुका था, लेकिन जेल में जो इसका टाइम पीरियड रहा पूरा, करीबन 2002 से आप सोचिए 2006 तक रहा, यानी 4 साल 5 साल। ये जो टाइम पीरियड था उसका तिहाड़ जेल में और फिर श्रीनगर में जेल में, बताते हैं कि उसका ट्रेनिंग टाइम की तरह उसके लिए रहा है। लश्कर के कई सारे ऑपरेटिव, कई सारे आतंकी, कई और आतंकवादी संगठन के लोग, इन सभी से उसका मिलना जुलना हुआ। इनसे उसने कई सारी चीज़ें देखी, जानी और सीखी। और उसके बाद में इस पूरे पनिशमेंट पीरियड के बाद में, जो कि उसका ट्रेनिंग पीरियड साबित हुआ, यहाँ से वो वापस जब निकला था श्रीनगर में जेल से, तो वापस में अपने घर जाता है। रोज़ कॉलोनी में शायद वहाँ पे उसका घर था उस समय, श्रीनगर। अपने घर पहुँचता है। अब यहाँ पे ये जो उसका समय रहा जेल से निकलने के बाद, क्योंकि ये बाकायदा एक प्रोसेस होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी से लेके जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, वो इस तरह के जो आतंकी होते हैं जो लंबी सज़ा काट के आए होते हैं, तो उन पे कई समय तक, लंबे समय तक अपनी नज़र बना के रखती है कि ये दोबारा से किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं हो रहे हैं, दोबारा से उसकी तरफ जा तो नहीं रहे हैं। तो यही चीज़ सज्जाद गुल के साथ भी रही। उसके ऊपर लगातार एजेंसीज़ की निगाह थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की निगाह थी। लेकिन यहाँ पे करीबन कुछ साल निकलने के बाद में साल 2016 आया। ये वो साल था जब आप सभी जानते हैं कि घाटी में, कश्मीर घाटी में बुरहान वानी का जो आतंक था वो लगातार फैल रहा था। लेकिन यही वो साल था जब उसे ख़त्म कर दिया गया था, बुरहान का चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ कर दिया गया था। बुरहान के एनकाउंटर के बाद में जो भी अनरेस्ट फैला घाटी में, इस बीच में शेख सज्जाद गुल एक बार फिर से एक्टिव होता है। इसने एक बार फिर से अपनी उन पुरानी, जो ऑलमोस्ट करीबन 9-10 साल पहले पुरानी इसकी जो एक पूरी चीज़ थी, जो ये आतंक में पहले संलिप्त था, इसने उसे दोबारा से बड़ा करना शुरू किया, दोबारा अपने संपर्कों को साधना शुरू किया। इस बीच में एक केस सामने आया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एक खबर पहुंचती है कि LOC के पार से कुछ वेपन्स हैं, कुछ पिस्टल्स हैं जो कि ली जा रही हैं कश्मीर के कुछ लोगों के द्वारा, और उन पिस्टल्स का, उन वेपन का यूज़ किया जाएगा कश्मीर में, भारत में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स करने के लिए।
ये जब इंटेल सामने आई तो इसके ऊपर पारिमपुर पुलिस स्टेशन को ये खबर मिली, उसके बाद उन्होंने इस पर एक्ट किया और तब जाके जब उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर पकड़ा था उसमें से 2 लोग थे। पहला नाम था शेख सज्जाद गुल, वही शेख सज्जाद गुल जो कि कई समय से उसके ऊपर नज़र बना के रखी जा रही थी। उसके बाद में जैसी नज़र हटाई होगी तो फिर वो दोबारा अपनी आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित हुआ, जेल में रह चुका था उसके बावजूद। और दूसरा आदमी तो जो था जिसको पकड़ा गया वो था शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन के ऊपर डिटेल में एक एपिसोड आपके लिए किया है। हाल ही में दिल्ली से इसी साल के दौरान में 2026 में ही दिल्ली से इस आतंकी को पकड़ा गया था, कैसे बांग्लादेश से रहकर यहाँ पे पूरा अपना टेरर नेटवर्क और दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहा था। तो ये भी उसी समय पर 2016 में शेख सज्जाद गुल के साथ पकड़ा गया कश्मीर में, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की तरफ से कुछ वेपन्स वगैरह ले रहे थे, वो इन्हें पकड़ लिया जाता है। जब इंटेरोगेशन हुई इस बार शेख सज्जाद गुल की उस दौरान 2016 में, तब उसने ये कबूल किया कि दरअसल इन सालों के बीच में भी, इस पूरे समय के बीच में, जेल से छूटने के बाद भी वो लगातार लश्कर तैयबा और तहरीक उल मुजाहिदीन के संपर्क में था। लगातार उनके जो आतंकी यहाँ आते थे कश्मीर में उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था, नेटवर्क प्रोवाइड करता था, रीऑर्गेनाइज कर रहा था अपनी सारी की सारी जो पुरानी आतंकी गतिविधियाँ थी उन्हें। तो मतलब आप देखिए कि एक बार का आतंकी कभी जो है सुधरने का नाम नहीं लेता जब तक उसका चैप्टर क्लोज ना हो, ये सीधी बात है। तो खैर यहाँ पे शेख सज्जाद गुल, शब्बीर अहमद लोन को उस समय जब गिरफ्तार किया गया तो ये भी बताया पुलिस ने कि इनके पास से 5 लाइव AK-47 राउंड्स भी मिले थे, रिकवर किए गए थे जिंदा कारतूस AK-47 के। ये सारा केस चला, लेकिन अभी आप देखिए दूसरी बार अरेस्ट किया गया था इसको। ये गिरफ्तारी दूसरी बार थी शेख सज्जाद गुल की, लेकिन ये फिर से सवालिया घेरे में खड़ा होता है ये एक केस की आखिर क्या था कि दूसरी दफ़ा भी शेख सज्जाद गुल को रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसे बेल मिल जाती है। और इसके बाद एक गलती माफ़ है, लेकिन दूसरी गलती होगी तो फिर जो आतंकी है वो तो उसका फ़ायदा उठाएगा। वही फ़ायदा उठाया शेख सज्जाद गुल ने। जैसे ही इस बार जेल से रिहा हुआ, उसे पता था कि अब यहाँ भारत में वो अपना जो काम है वो नहीं कर पाएगा, कश्मीर में अपना जो काम है वो नहीं कर पाएगा। यहाँ से इसने भारत से निकलने का प्लान बना लिया। प्लान था कि अब सीधा पाकिस्तान जाया जाएगा। बताते हैं, जम्मू के एक फ़ेक एड्रेस पर, एक फ़ेक एड्रेस के नाम पर उसने भारतीय पासपोर्ट बनवाया, बाकायदा पाकिस्तान का वीज़ा लिया और उसके बाद मार्च 2017 में, यानी कि कुछ ही महीने के बाद जो अगला साल आया, मार्च 2017 में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान चला जाता है शेख सज्जाद गुल। ये पूरा एपिसोड अगर आप इसको देखें, इस पूरी प्रक्रिया को जो अभी हमने आपको बताया, ये भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे, ये एक बहुत बड़ा मेजर फेलियर है अगर आप देखें। क्यों आखिर, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है कि कश्मीर के अंदर एक पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है, जिस पर वेरिफिकेशन, आप देखिए पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना ही पड़ता है। कश्मीर में पुलिस भी वेरीफाई कर रही है, बाकी इस तरह के जो लोग होते हैं इनके ऊपर तो एजेंसीज़ की निगाह भी होती है। लेकिन फिर भी एक ऐसे आतंकी को जो कि पहले गिरफ्तार रह चुका है, तिहाड़ रह चुका है, उसके बाद 4 साल की उसकी जेल हो चुकी है, 2 दफ़ा उसने आतंकी गतिविधि में दिल्ली को दहलाने, राजधानी को दहलाने के लिए जिसका साजिश की, ऐसे आतंकवादी को कैसे पासपोर्ट मिल गया और वो बाकायदा पाकिस्तान यहाँ से पहुँच जाता है, भाग जाता है। अब जब 2017 में पाकिस्तान पहुँचता है शेख सज्जाद गुल, तो यहाँ पे उसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इन दोनों जगहों पर लश्कर के कैंप्स में, कई सारे लश्कर के सेफ हाउसेस में रखा जाता है। ISI का बाकायदा प्रोटेक्शन था उसको। ये यहाँ पे रहना शुरू करता है और इस बीच में LET ने, लश्कर ने देखा कि जो इसका पुराना बैकग्राउंड है, एजुकेशन इसकी काफ़ी अच्छी रही है, एनालिटिकल बैकग्राउंड है, MBA उसने किया हुआ है, फ्लुएंसी है उसकी इंग्लिश में, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसे प्रॉपर आतंकवादी जो बंदूक उठाकर बस निकल पड़ते हैं, फ़िदायीन जो होते हैं, ये बनाने के बजाय LET ने दूसरी तरह से इसके इस्तेमाल करना शुरू किया। लश्कर ने क्या किया था लीडरशिप ने कि उसे कश्मीर ऑपरेशनल डेस्क का साइबर प्रोपेगेंडा हेड बनाया कि ये जो शख्स है वो यहाँ से साइबर टेररिज्म जो है, एक तरह साइबर इंटिमिडेशन जो है, उसका चीफ बनेगा। लोगों को बाकायदा टारगेट किया करेगा, साइबर प्रोपेगेंडा फैलाएगा इंटरनेट पर, यहाँ से वहाँ जो भी फेक खबरें हैं या चीज़ें ऐसी हैं जिससे किसी की जान जा सकती है, वो कैसे फैलाई जाएगी। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा। इसके लिए, डिजिटल टेररिज्म के लिए यहाँ पे शेख सज्जाद गुल को हेड बना दिया जाता है लश्कर के द्वारा। अब सज्जाद गुल ने यहाँ पे क्या किया, उसने 3 ऐसे अकाउंट बनाए। कई सारे अकाउंट थे, लेकिन जो रडार में जो आते हैं और जो रिपोर्ट्स में आते हैं वो 3 नाम सामने आते हैं। पहला था कश्मीर फाइट।
ब्लॉग स्पॉट पे गुल ने कश्मीर फाइट नाम से एक एनोनिमस डिजिटल ब्लॉग बनाया, ये ऑपरेट करना शुरू किया। और इस ब्लॉग में जितने भी कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं जिन्हें टारगेट करना है, सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या पुलिस अफसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, इन सभी को कैंपेन्स चला के हिट लिस्ट में उनका नाम डाल के इन सारे लोगों को टारगेट करता था। इस तरह का एक ये ब्लॉग स्पॉट पे इन्होंने पेज बनाया हुआ था कश्मीर फाइट नाम से। अच्छा, दूसरा था फेसबुक पर सज्जाद गुल के द्वारा बनाया गया कड़वा सच कश्मीर, ये जो पेज था। ट्विटर पर बनाया गया अहमद खालिद नाम से एक ट्विटर हैंडल। इन सब का काम ये था कि प्राइमरी टारगेट जो है उन्हें फिक्स करो। जो ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान या फिर लश्कर के विरोध में हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं फिर भी विरोध में हैं, इस तरह के जो लोग हैं इन्हें टारगेट करो, इन्हें ट्रेटर का इनके ऊपर एक गद्दार का लेबल दे दो, एक टैग दे दो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और उसके बाद में इनका जो एग्जीक्यूशन होगा तो ये सिद्ध करने में, प्रूफ करने में ईजी हो जाएगा कि भाई ये ऐसे लोग थे जो कि भारत के साथ में थे, इंडियन एजेंट थे, एक तरह से ट्रेटर की तरह उन्हें दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो शुरू की गई वो शेख सज्जाद गुल ने की थी। अब दरअसल ये समय देखिए 17 और 18 के बीच के आसपास की बात है। इसी समय पर कश्मीर में एक जर्नलिस्ट थे, राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ सुजात बुखारी, आप सभी ने शायद नाम सुना हो। सुजात बुखारी इस समय कंटिन्यूसली कश्मीर में वायलेंस को ख़त्म करने के लिए, पीस इंस्टॉल करने के लिए बातचीत कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग प्रोसेस करने की बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें लश्कर तैयबा को, पाकिस्तान को पसंद नहीं थी और इसी के तहत यहाँ पे पाकिस्तान के जो टेरर मॉड्यूल्स थे वो एक तरह से उन्हें थ्रेट की तरह देखने लगे थे। इसी के तहत 2018 में 14 जून का दिन आता है, ईद से ठीक पहले की जो शाम थी, 7:30 बजे, 7:15 बजे के आसपास की बात बताई जाती है। सुजात बुखारी प्रेस एनक्लेव से निकले श्रीनगर में और उसके बाद अपनी जो ऑफिशियल उनकी एसयूवी थी उसमें उनके साथ में बाकायदा 2 से 3 उनके सिक्योरिटी गार्ड भी, बॉडीगार्ड भी साथ में थे। वो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े हैं प्रेस एनक्लेव से, एक मोटरसाइकिल आती है, उस पर 3 बाइक सवार थे। ये कोई बाइक सवार क्या, ये 3 आतंकवादी थे। ये 3 आतंकवादी आए, इंसास राइफल से, AK-47 से 38 से 40 राउंड उनके ऊपर फायर किए गए। सुजात बुखारी को मौके पर ही मार दिया गया था। उनके 2 बॉडीगार्ड्स जो थे उनकी भी यहाँ पे जान गई। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस रहा, एक केस रहा, इसने पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया था। जम्मू कश्मीर स्पेशल पुलिस ने जब तहकीकात की इस केस में, तो यहाँ पे 4 नाम निकल के सामने आए। पहला था नवीद जट, वो जो आतंकवादी थे या जो भी लोग इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में संलिप्त थे। पहला था नवीद जट, एक पाकिस्तानी नेशनल था, लश्कर का एक हार्डन्ड कमांडर था। दूसरा नाम था आज़ाद अहमद मलिक जो था एक लश्कर का लोकल, कश्मीर का ही रहने वाला, बिजवेरा का रहने वाला था, लोकल आतंकवादी था। मुजफ्फर अहमद भट्ट, वो भी काजीगुंड का रहने वाला था, कश्मीर में लश्कर का आतंकवादी था। तो ये तो 3 थे जो शूटर थे, जो आए थे, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी उस मोटरसाइकिल पर आने के बाद। इन तीनों के अलावा जो मास्टरमाइंड निकल कर सामने आया, उसका नाम था रावलपिंडी में रहने वाला, इस्लामाबाद से मास्टरमाइंड जो पूरा ऑपरेट करता था इस पूरे साइबर टेररिज्म को, डिजिटल टेररिज्म को, इन कैंपेन्स को, शेख सज्जाद गुल। ये शेख सज्जाद गुल था। लश्कर के कहने पर ये पूरी किलिंग की गई थी, टारगेट किलिंग थी, लश्कर के इंस्ट्रक्शन पर की गई थी। और शेख सज्जाद गुल जो था वो पूरा मास्टरमाइंड था इस पूरी सुजात बुखारी जर्नलिस्ट जो थे उनकी किलिंग का। ये सब चीज़ें निकल कर जब सामने आईं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को ये भी पता चला कि दरअसल बुखारी के ख़िलाफ़ कश्मीर फाइट जो पेज था उस पर, कड़वा सच कश्मीर पर, लगातार मालिशियस कंटेंट ऐसा पोस्ट किया जा रहा था, ये दिखाते हुए कि ये एक इंडियन एजेंट हैं, एक ट्रेटर हैं, इस रूप में उन्हें पोर्ट्रेट किया जा रहा था। और लगातार ऐसा किया जा रहा था जिससे कि उनकी जो किलिंग होगी उसके लिए एक पब्लिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। तो ये पूरा एक केस रहा, इंसिडेंट रहा। इसके बाद जब ये पूरा केस हुआ, गुल का नाम आया, सज्जाद गुल का इसमें, तो उसके ऊपर लुकआउट सर्कुलर्स जारी किए गए, LOC जारी किए गए, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया उसके खिलाफ। ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो तो पाकिस्तान में था। खैर, यहाँ सज्जाद गुल के खिलाफ ये सब किया जाता है भारत में, लेकिन जो बाकी 3 आतंकवादी थे जिन्होंने फायरिंग की थी, नवीद जट, आज़ाद अहमद मलिक और एक और मुजफ्फर अहमद भट्ट, इन तीनों को ही, इनफैक्ट मुजफ्फर अहमद भट्ट को 2020 में और नवीद जट और आज़ाद अहमद मलिक को 2018 नवंबर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज कर देती हैं, एनकाउंटर में इनको मार देती हैं। पर इन सब का जो हेड था, जो इनका मास्टरमाइंड था, सज्जाद गुल, अभी भी पाकिस्तान में था।
खैर ये पाकिस्तान में रहता है, वहाँ से अपना डिजिटल टेररिज्म लगातार चलाता रहता है। लेकिन अब ये साल आ चुका था, अगला साल 2019, और 2019 में क्या हुआ है वो आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। दरअसल 5 अगस्त 2019 भारतीय पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, और उसके बाद आप सभी ने देखा कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था। लेकिन कश्मीर के लिए जितना अच्छा था, उतना ही पाकिस्तान और आईएसआई के कान इससे खड़े हो चुके थे। पाकिस्तान और आईएसआई ने यहाँ से एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू की। दरअसल बदला लेने की इनकी जो एक आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद में ये किस तरह से उग्र अपना रूप दिखा सकते थे, तो ये दुनिया इस बारे में बात कर रही थी कि अगर 370 हटाया गया तो देखना कश्मीर में क्या होगा और क्या चीज़ हो सकती है। लश्कर क्या करेगा, पाकिस्तान आईएसआई बहुत चुप नहीं बैठेगी। लेकिन इस दौरान में क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटरनेशनल प्रेशर जो था FATF का, वो लगातार था कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जैसे नामों के साथ में कि जो बाकायदा पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, जग ज़ाहिर बात हो चुकी है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, तो इन लोगों के नाम से, इन आतंकी संगठनों के नाम से दोबारा से फिर से कोई अटैक कराए जाएंगे अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद, तो ये वापस से पाकिस्तान के ऊपर नाम आएगा और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जा सकता है। इस वजह से यहाँ पे इस बार लश्कर ने, जैश ने एक अलग पैतरा अपनाया। ये पैतरा इस तरह से था कि यहाँ से महज 3 महीने के अंदर इस्लामाबाद में, कराची में व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर एक नए आतंकी संगठन को बनाया जाता है। नाम रखा जाता है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो नाम रखा गया, इसका चीफ बनाया जाता है इस नए ग्रुप का शेख सज्जाद गुल को, और उस समय पर एक लोकल कमांडर था लश्कर का कश्मीर के अंदर कुलगाम में, मोहम्मद अब्बास शेख। उसके ऊपर भी एक डिटेल एपिसोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों को इसका फ्रंट पे रख के मेन कमांडर बनाया जाता है, लेकिन चीफ जो बनाया गया था वो था शेख सज्जाद गुल। अब ये जो TRF था, ये क्यों बनाया गया? दरअसल एक इंग्लिश नेम, एक ऐसा अंग्रेज़ी का नाम दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कश्मीरी ही कुछ ऐसे लड़के हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत के साथ नहीं जाना चाहते। वो भारत की सरकार और फोर्सेस जो हैं उनके खिलाफ अपना एक स्टांस रखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, और वो लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जबकि असलियत ये थी कि ये लश्कर तैयबा ही था, ये जैश ए मोहम्मद ही था। इन्हीं के सारे आतंकवादी इस TRF में डाले गए। शेख सज्जाद गुल जो इसका चीफ बनाया गया था, वो भी पहले लश्कर का ही आतंकवादी था, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया था। एक शैडो आउटफिट बना दिया गया था, एक प्रॉक्सी आउटफिट बना दिया गया था, जिससे कि एक मास्क पहनकर सामने आ जाया जाए दुनिया के सामने, FATF के सामने, जिससे कि सैंक्शंस ना लगाए जाएं, ग्रे लिस्ट में ना डाला जाए पाकिस्तान को, और ऐसा लगे कि ये भारत के अंदर से ही काम कर रहा है TRF। तो यहाँ पे महज 2 से 3 महीने गुजरे थे। 12 अक्टूबर 2019 इस दिन टेलीग्राम के थ्रू TRF ने अपना जो खुद का अनाउंसमेंट था कि हम आ चुके हैं, इस तरह का एक एग्जिस्टेंस का अपना अनाउंसमेंट कर दिया। इसके बाद यही वो महीना था, अक्टूबर 2019, जब TRF ने कुलगाम और शोपियान में जो भी सेब के, एप्पल के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, माइग्रेंट लेबर्स थे बाहर से आए हुए कश्मीर में, इन सबको अपना निशाना बनाना शुरू किया। 29 अक्टूबर 2019 का एक इंसिडेंट सामने आता है कि वेस्ट बंगाल से, बंगाल के 5 माइग्रेंट वर्कर्स थे बेचारे, जो यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आए थे। इन सभी को TRF के कुछ आतंकवादी आते हैं और कित्सू जो कुलगाम में जगह है, यहाँ पे इन्हें मार देते हैं। इसकी जिम्मेदारी TRF ने ली। तो ये एक तरह से पहला इंसिडेंट ये सामने आया 2019 में, यानी 370 के रिवोक होने के बाद ही, एब्रोगेट होने के बाद ही। तो आप देखिए कि इसके बाद ये सारी चीज़ें जो TRF की थी वो बढ़ती गईं। कई सारे अलग अलग टारगेट किलिंग्स TRF ने करनी शुरू की। साल 2021 आया, अगस्त का महीना। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी, उन्होंने जब देखा कि TRF का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, और ये देखा कि शेख सज्जाद गुल तो पाकिस्तान में बैठकर इस्लामाबाद से ये सब काम कर रहा है, लेकिन कश्मीर में इनका ऑपरेटर कौन है? तो नाम सामने आया, जो इसके साथ में एक सीनियर जो ग्राउंड चीफ बनाया गया था, मोहम्मद अब्बास शेख। अब्बास शेख को यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर में यहाँ मार दिया। जैसे अब्बास शेख को मारा जाता है, तो शेख सज्जाद गुल पाकिस्तान से बैठकर तुरंत ही दूसरा TRF का चीफ ऑपरेशनल कमांडर जो था, उसको नियुक्त करता है, और उसका नाम था बसीत अहमद डार, कश्मीर का ही एक और लड़का। बसीत अहमद डार को यहाँ पे, इस आतंकी को जब कमांडर बनाया गया सज्जाद गुल ने, तो इसके बाद सज्जाद गुल के द्वारा पाकिस्तान से बैठकर बसीत को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि महीने में कम से कम दर्जनों ऐसी किलिंग्स तुम्हें करनी है
जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स जो होंगे उनके ऊपर किलिंग की जाएगी, पुलिस इन्फॉर्मर्स जो हैं उनकी किलिंग की जाएगी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग हैं उन पर हमले किए जाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाएंगे। और इसके बाद टारगेटेड पिस्टल अटैक्स जो हैं इनकी गिनती बहुत ज़्यादा बड़ी थी कश्मीर के अंदर। तो ये सज्जाद गुल का ही पूरा मास्टरमाइंड था, ये इसने वसीत अहमद डार को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे। ये सारी चीज़ें देखते हुए अगला ही साल आया 2022, 18 अप्रैल को भारत के गृह मंत्रालय ने UAPA डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो था वो डिक्लेयर किया। शेख सज्जाद गुल को बताया गया कि इसका लश्कर के साथ एसोसिएशन है, कश्मीर में यूथ को रेडिकलाइज कर रहा है, मोटिवेट करता है, रिक्रूट करता है आतंक में जाने के लिए, और टेरर फंडिंग में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें चली। अब UAPA डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी घोषित कर दिया गया था गृह मंत्रालय भारत के द्वारा। NIA ने 10 लाख का रिवॉर्ड भी इसके ऊपर रख दिया था। लेकिन इसके बाद भी शेख सज्जाद गुल की गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यही साल था 2022, 29 मई यानी कि अगला ही महीना, कठुआ के राजबाग एरिया में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में एक ड्रोन सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा। NIA ने बाद में इस केस को अपने अंडर में लिया था। NIA की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये जो ड्रोन था ये कोई मामूली ड्रोन नहीं था। इस ड्रोन के साथ में एक बड़ा ड्रोन था जिसका यूज़ किया जा रहा था डिलीवर करने के लिए पाकिस्तान से कश्मीर में वेपन्स को। यहाँ पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड्स जो थे, उन राउंड्स को साथ ही साथ में कुछ मैग्नेटिक स्टिकी बॉम्ब्स थे। ये सारी चीज़ें यहाँ भेजी जा रही थी भारत के अंदर कश्मीर में। ये पूरा प्लान जो था शेख सज्जाद गुल का इसमें नाम आया, और ये बताया गया कि सज्जाद गुल ने यहाँ भी कश्मीर में भी ये ड्रोन तो भेजा ही 2022 में, लेकिन यहाँ कश्मीर में भी कुछ लोगों को, कुछ स्लीपर सेल्स थे जिनको एक्टिवेट करने वो वाला था, जिससे कि वो लोग वहाँ जाते, इन वेपन्स को लेते और उसके बाद भारत में हमले करते, कश्मीर में हमले करते। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी शेख सज्जाद गुल की। जनवरी 2023 आता है। NIA ने इस केस में शेख सज्जाद गुल और 5 अन्य लोगों के ऊपर चार्जशीट जो थी उसको दायर किया, और इसके बाद ये सज्जाद गुल के ऊपर लगा हुआ एक तरह से एक के बाद एक जो मामले थे उसमें एक और गिनती इस मामले की भी बढ़ जाती है। सज्जाद गुल अपनी हरकतों से यहाँ पे बिल्कुल बाज आ नहीं रहा था। अगला साल आता है 2024, अक्टूबर का महीना था। गांडरबल में सोनमर्ग जेड मोड़ एरिया में यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कैंप के ऊपर ये TRF के आतंकी आते हैं, अचानक से इस पर हमला करते हैं। मास्टरमाइंड सज्जाद गुल ही था, और इस हमले में इन लोगों ने एक लोकल डॉक्टर को मारा। इनके अलावा 7 ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स थे जिन्हें वहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चला के मारा गया। टारगेट किलिंग, बिल्कुल टारगेट किलिंग यहाँ पे कर रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने देखा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई TRF के द्वारा कि ये हमारे द्वारा किया गया है, और सज्जाद गुल ने खुद को इसका मास्टरमाइंड बताया। ये सारी चीज़ें बहुत ही प्राउडली क्लेम करता था कि मैं इसका मास्टरमाइंड हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। पाकिस्तान से बैठ के बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत थी जो लगातार करता था। इसके बाद यही साल था 2024, जब आप सभी जानते हैं कि एक तरफ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शपथ ले रहे थे। उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, शाम को ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ था 6 बजे, और उसके 15 मिनट के बाद 6:15 के आसपास में वैष्णो देवी पर्यटक थे, यात्रा करके लौट रहे थे। उनकी एक बस को बाकायदा टारगेट उनके ऊपर करके, क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो यात्रा करके लौट रहे थे, तो टूरिज़्म को भी फ़र्क पड़े। ये सारी चीज़ें करने के लिए 2024 में ही सेम उसी दिन, उस शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही सेम टाइम पर TRF के कुछ आतंकवादी आते हैं और उस हाईवे पर एक टर्न पर उस बस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। बस घाटी में खाई में जाके गिरती है और उसके बावजूद उस बस पर फायरिंग की जाती है। बहुत से जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनकी यहाँ मौत होती है। तो ये जो रियासी अटैक के नाम से आप इसको जानते होंगे, ये अटैक भी था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? शेख सज्जाद गुल ने, TRF ने। TRF के आतंकवादी थे। ये लगातार टारगेट किलिंग करता था। शेख सज्जाद गुल का ये पैटर्न था। अगला साल आया 2025 और 22 अप्रैल का दिन था। आप सभी जानते हैं अब तो, पहलगाम अटैक, बैसरन वैली में टूरिस्ट के ऊपर, हमारे पर्यटकों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर, निहत्थे लोग थे, उनके पास कोई वेपन नहीं था, और इंसास राइफल AK-47 से आके अंधाधुंध जो फायरिंग आतंकियों के द्वारा की गई है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकी, जो कि एक मुखौटा पहनकर TRF का सामने आके ये दिखाते हैं कि हम TRF से हैं, हम जैश या लश्कर से नहीं हैं, जिससे कि पाकिस्तान का नाम ना आए। लेकिन बात यहाँ पे साफ़ हो चुकी थी, और बाकी आगे कैसे अब साफ़ हुई है हाल ही में, वो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पहलगाम का हमला होता है, इसमें भी TRF सामने आया।
एजेंसीज़ ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, पता चला कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई जा रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद रीजन है जो पाकिस्तान में, वहीं पे टीआरएफ का ये जो चीफ है शेख सज्जाद गुल मौजूद है और उसने पूरा प्लान किया था, मास्टरमाइंड था ये पहलगाम हमले का। इस अटैक के इमीडिएटली बाद में आपने देखा होगा उस समय खबरों में कि अचानक से टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बहुत प्राउडली शेख सज्जाद गुल ने कहा था, साइबर मीडिया चैनल्स पर अपने पूरा फैलाया था कि ये जो अटैक है पहलगाम का हमला वो हमने किया है। लेकिन जैसे ही इसने देखा, ये जो कायर है शेख सज्जाद गुल, इसने जैसे ही देखा कि किस तरह के ब्रूटल नेचर का वो अटैक था, भारत का क्या रिएक्शन इस पे निकल कर सामने आ रहा है, भारत ने अपना जो एक स्टैंड है वो कैसे इंटेंस मिलिट्री एस्केलेशन की वार्निंग भारत ने दे दी है, दुनिया भर में इंटरनेशनली ग्लोबल आउटरीच है इस अटैक को लेकर, ये देखते ही शेख सज्जाद गुल ने 48 घंटों के अंदर ही अपनी बात से पलटी मार ली। कहता है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये तो भारत के अंदर ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, और कवर अप करने के लिए फेक न्यूज़ जो थी इसके पुराने डिजिटल टेररिज्म के जो अलग अलग वर्टिकल्स थे, जो चैनल्स थे फेसबुक पर, ट्विटर पर, उनके द्वारा फैलाने लगा। तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब चीज़ें वो करने लगता है। लेकिन इस बार इन चीज़ों का कोई फ़ायदा इसको नहीं होने वाला था, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी पहलगाम। इसके बाद महज 2 से 3 महीने गुजरे, 17 जुलाई 2025 आया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को, टीआरएफ को, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट शेख सज्जाद गुल को डेजिग्नेट किया। यानी कि टीआरएफ जो खुद को जैश ए मोहम्मद लश्कर से अलग दिखाता था कि ये कश्मीर का एक ग्रुप है, इस तरह से दिखना चाहिए, किसी का इस पे ध्यान ना जाए, फाइनली ये पहलगाम हमले के बाद ही 17 जुलाई 2025 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया और शेख सज्जाद गुल को यहाँ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और दुनिया जानती थी, ये सारे प्रूफ सामने हैं कि शेख सज्जाद गुल पाकिस्तान में रहता है। तो जितना पाकिस्तान का 2019 के बाद आर्टिकल 370 के हटने के बाद एक जो पूरा प्लान था कि टीआरएफ को दिखाया जाएगा ऐसे कि ये कोई नया संगठन है, ये लश्कर तो है ही नहीं, ये जैश नहीं है, पाकिस्तान का इससे कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान अपने ही जाल में पूरी तरह से फंस गया। जब यूएस का ये डिसीज़न आया, अमेरिका डेजिग्नेशन किया गया इस आतंकी का, तो इसके बाद भारत ने इसको वेलकम किया। ये डेवलपमेंट जो था, ये डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इसका ये था, आप देखिए कि टीआरएफ को सिर्फ एक लोकल कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि एलईटी के क्रॉस बॉर्डर प्रॉक्सी नेटवर्क के तहत यहाँ देखा जा रहा था। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उस तरह से ही इसको मिली कि ये एक आतंकी संगठन है जो कि लश्कर तैयबा द्वारा चलाया जा रहा है, और लश्कर तैयबा वो है जो कि पाकिस्तान में बैठकर अपने आतंकी गतिविधियों को हैंडल करता है। तो शेख सज्जाद गुल अब एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी है, भारत में भी मोस्ट वांटेड है, यूएपीए के तहत भी टेररिस्ट आतंकी है। लेकिन अभी सच ये है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में कहीं अपने सेफ हाउस में छुपा हुआ है, आईएसआई का प्रोटेक्शन है, लश्कर का पूरा प्रोटेक्शन है उसको। और भारत में लगातार हमले अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ 2 माइग्रेंट लेबर्स थे, वर्कर्स थे, जो कि कश्मीर में आए थे यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से शायद, जहाँ तक है, उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने ली। और इनका मेन एजेंडा टीआरएफ का ये है कि कश्मीर में जिससे टूरिज़्म ख़त्म हो, कश्मीर में नॉर्मलेसी कभी आ ही ना पाए, वहाँ की जनता जो है वो परेशान ही रहे, क्योंकि जब तक ये सब रहेगा तब तक पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता रहेगा, इन जैसे जो आतंकी होते हैं शेख सज्जाद गुल जैसे, इनकी आड़ में। तो खैर यहाँ पे अब ये देखने लायक होगा, और जल्दी हो सकता है कि क्या पता शेख सज्जाद गुल का चैप्टर भी क्लोज़ हो जाए, उसके बाद आपके लिए डिटेल एपिसोड फिर से लेकर हाजिर हूँ कि कैसे वो ऑपरेशन किया गया। तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और अब अगले एपिसोड का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एपिसोड समाप्त होता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा, जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।